तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाजार में बना हुआ है और उस पर हम लोग सवाल जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जो जिसको पूरे दुनिया और मार्केट लेके जिसके लिए फिक्रमंद है वो है इजराइल में हमास के साथ युद्ध। और अब मार्केट इससे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स में ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है। ये युद्ध कितना एस्केलेट होगा, कितने दिन चलेगा, गजा का क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी है, आसपास के पड़ोसी देशों की क्या रणनीति है, ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। तो सीधे चलते हैं हम लोग इजराइल और वहाँ पे फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा इस समय मौजूद हैं, बिल्कुल लाइव हमारे साथ जुड़ रही है। पलकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या ताज़ा स्थिति है जो झगड़ा चल रहा है इस समय? जी, इस वक्त एक्शन ज़्यादातर गाज़ा की तरफ शिफ्ट हुआ है। कल जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी बेन गुरियन एयरपोर्ट में तेल अवीव में, उस वक्त सायरन्स की आवाज़ गूंज रही थी सेंट्रल और सदर्न इजराइल में। तो गाज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से अटैक्स जारी थे। पर इजराइल का, जैसे आप जानते हैं कि एक आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो फाइनली काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और कल कोई ख़ासा डैमेज इजराइल की तरफ नहीं हुआ है। हालांकि मरने वालों की संख्या 900 से ऊपर चली गई है और करीब 2500 लोग घायल हैं, तो डेथ टोल बढ़ने की आशंका है। पर अगर एस्केलेशन की बात करें तो डेफिनेटली एस्केलेशन की तरफ ही जा रही है ये बात। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हमास के एक ऑफिशियल ने कहा है कि वो अब इजराइल के साथ किसी तरह की डील करने को तैयार हैं। पर इजराइल का रवैया डील जैसा इस वक्त नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो और इनपुट्स आई हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, जो US प्रेसिडेंट बाइडन के साथ संडे को बातचीत हुई, तो अलग अलग सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेतन्याहू ने जो बाइडन से कहा है कि हमें ग्राउंड ऑफेंसिव करना है गाज़ा में, हमें आगे बढ़ना है। और ओवरनाइट इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो गाज़ा में हुई हैं उसमें करीब 800 यूनिट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और इजरायली सरकार ने क्लियरली ये गाज़ा में रहने वाले लोगों को कहा है कि उनको वहाँ से निकल जाना चाहिए। कल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम एक पूरी घेराबंदी कर रहे हैं गाज़ा की। तो एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है मामला। गौरतलब ये है कि ना इजराइल ना पैलेस्टाइन तेल का उत्पादन करते हैं, ना ही ये तेल के शिपमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। पर क्योंकि ये वेस्ट एशिया में क्राइसिस है तो बाज़ार पे आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अगर ये एस्केलेशन लेबनान की तरफ जाता है, जो कि इजराइल के नॉर्थ में है, हिजबुल्लाह की तरफ जाता है, कल हिजबुल्लाह चीफ का भी एक स्टेटमेंट था कि इजराइल के अनप्रोवोक्ड हमलों का हम जवाब देंगे। और हिजबुल्लाह का जो रिकॉर्ड है कि वो इस तरह की जब वार्निंग देते हैं तो उस पर अमल करते हैं। तो अगर ये उस तरफ बढ़ता है, अगर ये ईरान की तरफ बढ़ता है, तो और वॉलेटिलिटी की संभावना है। कि हिजबुल्लाह की तरफ से खबरें आ रही थी कि उन्होंने कुछ नॉर्थ फ्रंट पे कुछ अटैक्स किए हैं। अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई कार्रवाई इजराइल करता तो मतलब वो लेबनान के खिलाफ कार्रवाई मानी जाए, क्योंकि वो उसके स्टेट में जाके करेगा। और दूसरी तरफ अभी ये नहीं तय हो पाया है कि ईरान का इसमें किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। आप वहाँ चूँकि लोकल हैं, आपने बहुत बातचीत की होगी, इजरायली पर्सपेक्टिव क्या है कि ये लड़ाई सिर्फ गजा की ज़मीन तक सीमित है या लेबनान पहले इसमें टारगेट बन सकता है, ऐसी आशंका है? इजराइल में अगर आप किसी से भी बात करें तो इस वक्त बहुत गुस्सा है अपनी सरकार को लेके भी, क्योंकि ये कोलोसल इंटेलिजेंस फेलियर रहा है नेतन्याहू सरकार का। पर यहाँ के लोगों का मानना है कि ईरान की मदद के बगैर हिजबुल्लाह ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। और ये हम सभी जानते हैं कि हमास को हथियारों का सपोर्ट और पैसे का सपोर्ट 70% ईरान से आता है। तो ईरान का हाथ कंप्लीटली हमास के साथ है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनका कहना है कि अगस्त में पहली बार इस तरह की मीटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद जो इरानियन गार्ड्स हैं उनका गो अहेड पिछले हफ्ते आया। पिछले हफ्ते उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि आप ये अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्केल का ये अटैक हुआ है, 5 से 7 हज़ार रॉकेट्स जो फायर हुए हैं एक साथ, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ है, समुद्र के तरफ से आए हैं, हवाई रास्ते से आए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक है ये हमास के अकेले के बस की बात नहीं है। हमास को पैसा और सपोर्ट कतर और अन्य देशों से भी मिलता है, पर जिस तरह का सपोर्ट ईरान से मिलता है वो किसी और देश से नहीं मिलता। हिजबुल्लाह का भी अगर आप देखा जाए तो हिजबुल्लाह इज ऑल्सो सीन एज एन
इरानियन प्रॉक्सी, ईरान का हाथ हिजबुल्लाह के पीछे भी है। तो हर एक जो ये बिंदु है वो ईरान की तरफ ही इंगित करता है और ईरान का इसमें जो रोल है, हालांकि इरानियन सरकार ने कहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि इस वक्त उनके पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान इसमें शामिल होगा। पर यहाँ जो लोग हैं और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि ईरान की मदद के बगैर ये हमला, इस स्केल का हमला संभव नहीं था। करेक्ट है, चूंकि हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया है इसलिए उसको ईरान से सपोर्ट मिलता है। बल्कि ये बताइए कि जो 3-4 हज़ार हमास के लोग घुस के आए थे, इन्फिल्ट्रेट किया था, वो सारे मार दिए गए हैं, पकड़ गए हैं या उनको डेसिमेट कर दिया गया उनके वापस गाजा की तरफ? एक सवाल। और इसी का सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या इस वक्त इजराइल की सेना जो 3 लाख उन्होंने अपने रिजर्व फोर्सेस को वहाँ लगाया है, वो लोग ज़मीन पे गए या अभी भी एयर स्ट्राइक तक ही सीमित है? जी, इजराइल इस वक्त फोकस कर रहा है, आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देती हूँ, एयर स्ट्राइक्स पे ज़्यादा। पर इजराइल सरकार का, और ये अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि सरकार से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव करना चाहते हैं। जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ तो है वेस्ट बैंक जहाँ पे PLO अथॉरिटी है और दूसरी तरफ है गाजा पट्टी जहाँ पे हमास 2006-07 से उन्होंने एक कहते हैं कि चुनाव करवाया और तब से वही पार्टी है, वही अथॉरिटी है। उनकी टॉप लीडरशिप रहती है कतर, दोहा में, और वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं और जिस तरह के अटैक्स हमने देखे हैं इजराइल पे होते रहते हैं। अब इजरायली सरकार का ये प्लान है, ऐसा कहा जाता है कि वो हमास की लीडरशिप को गाजा से हटाएंगे और वो कंप्लीट सीज करना चाहते हैं। तो जिस तरह का ऑफेंसिव इजराइल प्लान कर रहा है वो सिर्फ हवाई ऑफेंसिव नहीं हो सकता। इस वक्त फोकस हवाई ऑफेंसिव पे है, पर इजराइल का जो रिस्पॉन्स है वो इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इजराइल के 100 से ज़्यादा सिटीजन्स हमास ने बंधक बनाए हैं, पैलेस्टीनियन जिहाद जैसे ग्रुप्स ने बंधक बनाए हैं। और हमास का कहना है कि जब आप एयर स्ट्राइक करते हैं हमारे टारगेट्स पे तो आप ही के लोग मारे जाते हैं उसमें। तो ये एक तरह का प्रेशर बना हुआ है क्योंकि यहाँ जो परिवार हैं जिनके लोग ले जाए गए हैं या जिनके लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको ये ऐसा लगता है कि शायद वो बंधक बनाए गए हों, वो उनको छुड़ा लिया जाएगा। तो उनका भी दबाव है सरकार पे कि आप पहले उनको छुड़ाइए, उसके बाद लड़ाई कीजिए। पर नेतन्याहू की जो कोalition के पार्टनर्स हैं वो एक्सट्रीम राइट विंग के लोग माने जाते हैं और उनका ये कहना है कि ये जो मौका है इस इतने बड़े हादसे और इतने बड़े अटैक के बाद हमें गाजा पे अपनी पूरी फोर्स लगानी है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं सरकार के डिसीजन पर। मुझे लगता है कि एयर स्ट्राइक से आगे ये मामला जाएगा, ग्राउंड ऑफेंसिव ज़रूर होगा इजराइल का। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स है ये इस वक्त भी क्या इजराइल की ज़मीन पर हैं क्या, या उनको निकाल दिया गया है? जी, आई एम सॉरी। सो कल तक जो हमें रिपोर्ट्स मिली थी उसके हिसाब से 7 से 8 लोकेशंस पे इजराइल में, सदर्न इजराइल में लड़ाई जारी थी। पर देर रात को हमने कुछ लोगों से बात की और उनका ये कहना था कि ज़्यादातर हिस्से सैनिटाइज कर दिए गए हैं। सारे हमास के फाइटर्स नहीं मारे गए हैं, ये तो तय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बंधक बना के वो वापस अपनी टेरिटरी में ले गए हैं। पर फोकस इस वक्त इजरायली फोर्सेस का यही है कि अगर कुछ लोग अभी भी छुपे हैं इजरायली टाउन्स में तो उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाए। तो वो गन फाइटिंग जब हमने लास्ट चेक किया था तब तक वो जारी थी कुछ हिस्सों में, पर ज़्यादातर अब जो एरियाज थे, जो किबुट्स, जो सेटलमेंट्स हैं, वो सभी इजरायली फोर्सेस के कंट्रोल में हैं। इजराइल और गाजा के बीच 7 बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं जिनमें से 6 इजराइल कंट्रोल करता है। तो इस वक्त फोकस ये है कि जो भी अगर हमास के टेररिस्ट बचे हों इजरायली ज़मीन पे तो उनको पहले फ्लश आउट या न्यूट्रलाइज किया जाए। ओके, बल्कि एक बहुत छोटा सा जवाब लास्ट में चाहिए आपको। अभी तक हम लोगों को लग रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही। हालांकि ऐसी छुटपुट खबरें आई कि हमास चाहता है ट्रूस हो, लेकिन यूएस की तरफ से, यूके की तरफ से या इवन किसी भी बड़ी पावर की तरफ से अभी समझौते का कोई प्रयास ऑफिशियल चैनल से या अनऑफिशियल चैनल से भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट? जो रीजनल पेयर्स हैं, जैसे कि इजिप्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में, और पिछले जब इस तरह के युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो इजिप्ट ने मीडिएट किया है। तो इजिप्ट बातचीत कर रहा है दोनों तरफ से। इजिप्ट हिजबुल्लाह से भी बात कर रहा है और हिजबुल्लाह का मैसेज इजराइल तक पहुंचा रहा है। तो इजिप्ट इज़ ट्राइंग टू बी अ डील मेकर।
टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोआन, उन्होंने जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से बार बार कहा है कि हम पीस मेकर का रोल निभाना चाहेंगे। टर्की की भी अहम भूमिका है, वो भी यहीं पास का देश है और टर्की के जो चैनल्स हैं वो दोनों तरफ हैं। टर्की हमास से भी बात करता है। कतर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। जैसा कि मैंने बताया कि हमास की टॉप लीडरशिप कतर में बेस्ड है। तो अपने अपने लेवल पे ये तीनों पावर्स, तीनों रीजनल फोर्सेस बात करने की कोशिश कर रही हैं, पर इस वक्त डील बहुत अनलाइकली है, क्योंकि इजराइल पे इस तरह का हमला कई दशकों में नहीं हुआ और अगर ये सरकार उसका जवाब नहीं देती है, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर बनता है। और नेतन्याहू इज नोन एज मिस्टर सिक्योरिटी, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जिस तरह का खामियाजा इजराइल ने भुगता है, जिस तरह का लॉस उन्होंने देखा है, उसका बदला लें। तो इस वक्त जो सेंटिमेंट है इजराइल में वो बदले का है। एक्चुअली जिसकी इजराइल सुनेगा यूएस की, वो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। दे हैड बीन द कॉलोनी फॉर द ब्रिटिशर्स, इजिप्ट और ये सारी जो कंट्रीज हैं आसपास की। पलकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो ये स्थिति है तेल अवीव इजराइल से, जो हमें लाइव बता रही थी पलकी, कि अभी भी बहुत इंटेंस फाइट वहाँ पे चल रही है गजा में, और आगे क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। बातचीत की फिलहाल अभी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। एक छोटा सा ब्रेक के लौट से आके फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं।